हाय दोस्तों, नमस्कार। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में। ठीक है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि शुरू होता है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से और खत्म होता है 1947 के एक्ट से। ठीक है। तब जाकर के हमारा संविधान अंततः बढ़िया से डिफिल्ट्रेशन के बाद ही बनता है। तो यहाँ पे समझें कि क्या है चीजें। हम पढ़ने जा रहे हैं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। इसमें यह समझना है कि संविधान बनने के पहले, हमारा जो भारतीय संविधान बना उससे बनने के पहले किन किन एक्ट से, किन किन अधिनियमों से हमारा संविधान का क्रमिक विकास होता है, कैसे कैसे ग्रो करते हैं हमारा संविधान। तो इसमें सबसे पहले जानना है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसको नियामक अधिनियम कहेंगे, अंग्रेजी में 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इस एक्ट के पीछे बनने के पीछे जो कारण था वो था करप्शन, भ्रष्टाचार। ठीक है। ये भ्रष्टाचार क्यों है, कहाँ करप्शन है, क्या मामला है, इसको समझिए। सबसे पहले आप जानते हैं कि हमारा देश जो है उसमें 1600 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ के आदेश पर, जो ब्रिटेन की सम्राट साम्राज्य है, वो 1600 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ के आदेश पर क्या हुआ कि एक कंपनी को आदेश मिल गया, चार्टर से आदेश मिल गया कि वो भारत में जाके व्यापार कर सकते हैं। और कंपनी क्या था, कंपनी का मतलब आप जानते हैं, जैसे 5 या 6 व्यक्ति या हो सके संख्या में 10-12 कुछ भी हो, इन 10-12 या मतलब 5-6-10-20 इतने व्यक्तियों के समूह द्वारा जो शेयर इकट्ठा किया गया, जो पैसे इकट्ठा किए गए, उन पैसे से संसाधन का, ठीक है, पूंजी का और कार्यकर्ता, इसको कर्मचारी करते हैं, तो इन सब चीजों की पूर्ति हो गई और एक कंपनी बन गई। तो ये कंपनी क्या हुआ कि भारत में आकर के व्यापार करना शुरू कर दिया। ठीक है। इनके आदेश से, महारानी एलिजाबेथ के आदेश से 1600 ईस्वी। तो इस कंपनी ने क्या किया, इंडिया में आने के बाद व्यापार करना शुरू कर दिया। लेकिन व्यापार करते करते क्या हुआ कि ये करप्शन के शिकार हो गए, घोटाला भ्रष्टाचार के शिकार हो गए। कैसे शिकार होता है कोई भ्रष्टाचार के, देखिए, जहां पे कोई नियम और अधिनियम नहीं रहता है, इसलिए तो बनाया गया ना 1773 का नियामक अधिनियम। ये नहीं था पहले, अगर ये होता तब तो फिर मामला कुछ और होता। लेकिन कोई नियम कानून के नहीं होने की वजह से कंपनी के जो कर्मचारी हैं, कंपनी के जो कार्यकर्ता हैं, वो भ्रष्टाचार हो गए। धीरे धीरे क्या हुआ कि कंपनी दिवालिया हो गया। दिवालिया का मतलब होता है ऐसी अवस्था, किसी भी बिजनेस सेक्टर में, किसी भी कंपनी की ऐसी अवस्था जहां पर वो ऋण में जाते रहे, लोन में जाते, कर्जदार बनते रहे, उस अवस्था को हम लोग दिवालियापन कह सकते हैं, दिवालिया होने की अवस्था में आ सकते हैं, ये कह सकते हैं। तो ये कंपनी दिवालिया हो गया। क्यों दिवालिया हो गया? क्योंकि कंपनी के जो कर्मचारी है, स्टाफ, कर्मचारी, इन लोगों ने अपने व्यापार करने शुरू कर दिए। जस्ट 1 मिनट। ओके दोस्तों, तो हमने बताया कि कंपनी दिवालिया हो गया
और दिवालियेपन का शिकार हो गया। अब कब होता है कंपनी दिवालिया? जब कार्यकर्ता कर्मचारी जो होते हैं वो निजी तौर पर व्यापार करना शुरू कर देते हैं, कंपनी की इज्जत करते नहीं, कंपनी के ध्यान देते नहीं, वो अपने फायदे की ओर उन्मुख होते हैं। तो अपने फायदे की ओर उन्मुख होने के लिए वो अपना फायदे और अपने पूंजी और अपना व्यापार करना करना शुरू करते हैं। क्योंकि कंपनी या संस्था की जब तक संस्था के बारे में ध्यान नहीं देंगे तब तक आप किसी संस्था का विकास कैसे हो पाएगा। इसलिए जब निजी तौर पर कोई ध्यान देता है तो निजी विकास ही होता है, किसी संस्था का विकास नहीं होता। इसलिए कंपनी विकास में नहीं आ पाया, तो कंपनी क्या हुआ? करप्ट हो गया। क्यों? क्योंकि कई सारे लोग जो इस कंपनी में शामिल थे, कार्यकर्ता हो, स्टाफ हो, अधिकारी हो, या भारत के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी हो, सब ने मिल करके अथाह मुनाफा कमाया, बड़े बड़े लाभ कमाए, और ये सारे लाभ इंग्लैंड में ले जा करके अपने घर में, अपने परिवार में, वहां पर जाकर के इंग्लैंड की अर्थव्यवस्था में जाकर के रोल निभाया। वहां बड़े बड़े बिजनेस, बड़े बड़े फैक्ट्री को ले गए। तो ये जब खबर इंग्लैंड के लोगों को पता चला कि इंडिया में कंपनी के लोग ही इंडियन लाभ से, भारतीय लाभ से काफी फायदे कमा रहे हैं, निजी तौर पर कमा रहे हैं, तो उसने ब्रिटिश सरकार से विरोध किया। उसको कहा कि कंपनी के व्यापार जो हो रहा है, कंपनी के व्यापार में कंपनी की कोई फायदा नहीं हो रहा है, न सरकार को फायदा हो रहा है, वो निजी तौर पर लाभ कमा रहे हैं। ये ऐसे समझिए दोस्तों, मान लीजिए कि कंपनी है, ये संस्था है, ये क्या है? संस्था है, ये सरकार है। सरकार ने कंपनी को आदेश दिया कि जाइए आप भारत में जाके व्यापार करिए। अब कंपनी के कार्यकर्ता है, कार्यकर्ता, और कार्यकर्ता ही कंपनी पे काम कर रहे हैं। कार्यकर्ता कंपनी पे काम करके कंपनी को, कंपनी की लाभ को बढ़ाएगा, कंपनी के लाभ को प्रॉफिट करेगा और बढ़ाएगा। तब जाके कंपनी सरकार को टैक्स देगी कि देखिए हमने अपने व्यापार जो दिया अधिनियम से, एक्ट से, तो क्योंकि 1600 ईस्वी में तो चार्टर अधिकार दिया गया था इनको व्यापार करने के लिए। तो कंपनी जब मुनाफा कमाएगा तो सरकार को टैक्स देगा, और सरकार जब टैक्स पाएगा तो सरकार अपने कार्य क्षेत्र में लगा पाएगा, अपने देश की उन्नति में लगा पाएगा। लेकिन जब कंपनी को ही फायदा ना हो, कंपनी ही दिवालिया, नीचे की ओर ग्रसित हो, नीचे की ओर आते रहे, और सारे लाभ और सारे प्रॉफिट कार्यकर्ता, उनके स्टाफ ले जाए, तो कंपनी की हालत क्या होगी? कंपनी दिवालिया हो गया। ठीक है, कंपनी जब दिवालिया हो गया तो ब्रिटिश सरकार जो है, वहां पर ब्रिटेन के लोगों ने ब्रिटिश सरकार को प्रेशर किया, उसको फोर्स डाला, दबाव डाला कि देखिए जो भारत में जा रहे हैं काम करने के लिए आपकी कंपनी के लोग, वो निजी तौर पर पैसे कमा रहे हैं, इससे न आपको फायदा हो रहा है, मतलब सरकार को फायदा हो रहा है, न कंपनी को फायदा हो रहा है। तो कोई ना कोई ऐसा नियम बनाइए, कोई ना कोई ऐसा कानून बनाइए ताकि सबके लिए ठीक ठाक हो। इसलिए ब्रिटिश की सरकार ने क्या किया कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पास किया, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया, और उस एक्ट से कई सारी चीजें आई। वही हमारे जो संविधान है, भारतीय संविधान, उसमें पहला पहला क्रम रखा है, वो पहला विकास है वो इंडिया में। तो आइए जानते हैं एक एक करके कि उसमें क्या विशेषताएं थी, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में क्या थी विशेषताएं, क्या फीचर्स थी। तो जानिए, एक एक करके जानते हैं दोस्तों। नंबर ए, 1773 की जो एक्ट है, इसमें पहली बार, फर्स्ट टाइम, पहली बार कंपनी के कार्यों को, कंपनी के कार्यों को, ठीक है, मान्यता मिली, मान्यता मिली। इसका मतलब कि कंपनी जो है उससे पहले जितने भी कारोबार या काम कर रहे थे उसको मान्यता नहीं दिया जा रहा था ब्रिटिश सरकार द्वारा। अब इसको मान्यता मिलना शुरू हो गया। अब इसमें कौन से कार्य थे? कार्य को देखें तो कार्य को दो हिस्से में बांट सकते हैं, ठीक है।
एक है पॉलिटिकल, एक है एडमिनिस्ट्रेटिव। ठीक है, एक पॉलिटिकल एक एडमिनिस्ट्रेटिव। पॉलिटिकल का मतलब होता है राजनीतिक और एडमिनिस्ट्रेटिव का मतलब प्रशासनिक। तो पॉलिटिकल वर्क और एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क दोनों को मान्यता देना शुरू हो गया। किसको? इस कंपनी को। किसने दिया? ब्रिटिश सरकार ने, इस एक्ट के जरिए। ये हो गया नंबर ए। नंबर बी आइए। सत्रह सौ तिहत्तर के एक्ट के अधीन एक और बड़ी प्रगति हुई। इसने एक नियामक संस्था बना दिया गया ताकि वो संस्था कंपनियों की देखरेख करे। अगर वो संस्था ना हो तो किसके माध्यम से ब्रिटिश सरकार को ये पता चलेगा कि इसने गड़बड़ किया है या इसने ये दिक्कत किया है? ठीक है, तो इसके लिए उसने एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की स्थापना की। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। इस कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का काम है, ठीक है, इस कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का काम है कि शुरुआत में कौन रहेगा? ब्रिटिश सरकार रहेगा सबसे ऊपर, और इसके नीचे रहेगा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, और सबसे नीचे रहेगा कंपनी। ठीक है, इसका मतलब कि कंपनी जो भी करे ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से होते हुए ब्रिटिश सरकार के पास पहुंचेगी। मतलब सारी सूचनाएं, सारे इंफॉर्मेशन, कंपनी क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, कितने राजनीतिक कार्य किए, कितने क्षेत्रों, भारतीय भूभाग के कितने क्षेत्रों को जीता, किसको ब्रिटिश भारत में शामिल किया, ये सारे इंफॉर्मेशन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से ब्रिटिश सरकार को जाते थे। ये इसलिए चूंकि भ्रष्टाचार कम हो, एक देखने वाली संस्था आ गया ना कंपनी को। और अगर इस अधिनियम में ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर नहीं होता तो कंपनी जैसे पहले कर रहे थे वैसे ही करता, आज इन्हें कोई दिक्कत इसलिए हो रहा है क्योंकि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर इस एक्ट के माध्यम से आया। तब कंपनी कुछ मामले में सतर्क हो गया, मतलब कंपनी के कार्यकर्ता कुछ मामले में सतर्क हो गया, अलर्ट हो गया, क्योंकि अलर्टनेस इसलिए बढ़ा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की वजह से। तो दूसरा पॉइंट आप समझे कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की स्थिति एक संस्था लाई और इसमें कंपनी के भ्रष्टाचार के मामले में कम हुआ, मामले की कमी देखने को मिला। यह है बी। और नंबर आते हैं सी। सी 1773 का जो एक्ट था, इस एक्ट में क्या हुआ कि पहले इंडिया की, पहले मैप को समझे, इंडिया में किस तरह का सिस्टम था। जैसे ये है बंगाल, बंगाल का भूभाग, और ये मद्रास का भूभाग है, और यहाँ पे बम्बई का भूभाग है। ठीक है, तो शुरुआत में जब एक्सपेंशन हो रहा था भारतीयों भूभाग पर, भारतीय भूभाग पर अंग्रेजों का, तो उस समय ये तीन क्षेत्र काफी संपन्न थे और तीन क्षेत्र पर ही ज्यादा पकड़ थी। जब देसी रियासत की बात आती है तो अब देखेंगे देसी रियासत की उतनी इंपॉर्टेंस नहीं है जितनी कि इन सब क्षेत्रों की इंपॉर्टेंस है। ब्रिटिश भारत जो था, ब्रिटिश भारत स्पेशली इसीलिए ही था ताकि इंडियन भूभाग में, भारतीय उपमहाद्वीप के भूभाग में जो इम्पोर्टेंस क्षेत्र है, जो जैसे कि हरा भरा हो, इकोनॉमी के तौर पर ठीक ठाक हो, व्यापार के तौर पर सही सही हो, लेकिन जो इम्पोर्टेंस नहीं है, आप देखिए अरुणाचल प्रदेश तरफ, आप देखिए नागालैंड, मिजोरम तरफ, उसकी इम्पोर्टेंस को नहीं दिया गया। तो मेरा ये कहना है कि उस समय बंगाल, मद्रास, बम्बई, ये बड़े बड़े क्षेत्र हुआ करते थे और इन बड़े बड़े क्षेत्रों पर किसकी पकड़ थी? ब्रिटिश सरकार की पकड़ थी। तो क्या हुआ कि इस एक्ट के पहले प्रत्येक क्षेत्र में गवर्नर हुआ करता था। यहाँ भी गवर्नर था, ये भी गवर्नर, यहाँ भी गवर्नर। गवर्नर का मतलब कि प्रशासन के
सोपान में प्रशासन के श्रेणी क्रम में गवर्नर का स्थान सबसे उच्च होता था भारतीय प्रशासन में। इसके ऊपर होता था भारत सचिव, इसके ऊपर होता था ब्रिटिश के साम्राज्य या साम्राज्ञी या राजा या रानी। तो गवर्नर इस भूभाग के मेन मुख्य व्यक्ति हो गए। इतना समझिए, एक कौन मुख्य व्यक्ति हो गए। तो इस एक्ट में क्या हुआ, इस एक्ट में बंगाल का जो गवर्नर था उसको सबसे ज्यादा पावर दिया गया और उसको मद्रास और बंबई के गवर्नर से ऊपर रखा गया, उसको सीनियर माना गया। इसका मतलब दूसरे शब्दों में कहें तो जो बंगाल का गवर्नर था, बंगाल गवर्नर, ठीक है, इसके अधीन रखा गया मुंबई, तो बंबई 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 के गवर्नर और मद्रास के गवर्नर, ठीक है, इसके अधीन कर दिया। किसकी? बंगाल के गवर्नर के अधीन कर दिया गया। क्यों कर दिया गया? क्योंकि यहां से शुरुआत हो जाती है केंद्रीकरण की, प्रशासन में केंद्रीकरण की व्यवस्था की शुरुआत हो जाती है। केंद्रीकरण क्या होता है? देखिए, केंद्रीकरण होता है जो बड़े मात्रा में सीमित चीजों को कन्वर्ट में ले आए। इसका मतलब है कि मान लीजिए कि हमारे यहाँ आजकल के दौर में देखिए तो प्रशासनिक व्यवस्था में स्थानीय शासन की लोकप्रियता है, स्थानीय शासन में बहुत ज्यादा हाथ देखने को मिल रहा है। इसको समझे, हमारे देश में प्रशासनिक व्यवस्था तो कार्यपालिका 3-3 स्तर के होते हैं, केंद्र में केंद्रीय स्तर के होते हैं, राज्य में राज्य स्तर के होते हैं और एक लोकल गवर्नेंस है जिसको हम लोग स्थानीय शासन करते हैं। तो केंद्रीय, राज्य और स्थानीय शासन। तो केंद्रीय में कौन होता है? हमारे जो कैबिनेट होते हैं। राज्य में कौन होता है? जो विधानमंडल के लोग होते हैं। और पंचायत में कौन होता है? स्थानीय शासन में कौन होता है? पंचायत के लोग होते हैं। तो पंचायत के लोगों पर तक तो अंततः हाथ आ ही गया ना प्रशासन में। तो जितना हम सीमित करते जाएंगे प्रशासन को उसको बोलेंगे केंद्रीयकरण, और जितना हम विस्तार करते जाएंगे प्रशासन को उसको बोलेंगे विकेंद्रीकृत प्रशासन। तो विकेंद्रीकृत प्रशासन का मतलब होता है कि केंद्र से हटके, केंद्र से बाहर। और केंद्रीकृत प्रशासन का मतलब क्या होता है? केंद्र की ओर आना। ये समझिए कि एक चुंबक है, यहाँ पर है लोहे के टुकड़े या अन्य वो जो जिसमें चुंबकीय तत्व रहते हैं, ये फैले गए। तो सब में चुंबकीय गुण पाए जाते हैं। केंद्र में भी चुंबकीय गुण पाए जा रहा है, सब में भी, लोह में भी चुंबकीय गुण पाया जा रहा है। तो जो शक्ति केंद्र के पास है तो अल्प या कम मात्रा में इन सबके पास भी है। लेकिन सबको अगर हम इकट्ठा कर दें धीरे धीरे एकाएक करके सब कोई आ जाए, एक जगह आ जाए, सिमट जाए, तो हम लोग बोलेंगे कि केंद्रीय भाग में सब कुछ चला गया, केंद्रीय भाग में सब आ गया। इसको बोलेंगे केंद्रीयकरण, सेंट्रलाइजेशन। और जब फैल जाता है तो इसको बोलेंगे विकेंद्रीकृत होना, फैल जाना, डिसेंट्रलाइजेशन। तो हमारे यहाँ पंचायती राज व्यवस्था में स्थानीय स्वशासन के मामले में जो प्रशासन चल रहा है उसे क्या बोलेंगे हम लोग? डिसेंट्रलाइजेशन बोलेंगे। और मान लीजिए कि पहले के जमाने की बात कहें, अशोक जब यहाँ शासक हुआ करता था तो उस समय अशोक निर्णायक था, अकबर शासक हुआ करता था, अकबर निर्णायक था। तो उस समय वो था मैन, वो था मुख्य। उस समय की शासन व्यवस्था को हम लोग कह सकते हैं कि केंद्रीकृत प्रशासन है। मतलब एक आदमी या एक संस्था के हाथ में सीमित रखना। तो क्या हुआ कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में ये कहा जा सकता है कि केंद्रीकरण की व्यवस्था शुरू कर दिया। क्योंकि यही आप देख रहे हैं, पहले बंगाल का गवर्नर जनरल अलग था, मद्रास का अलग था, बंबई का अलग था। अब क्या कर रहा है? बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन किया जा रहा है, मतलब इसके अंतर्गत रखा जा रहा है किसको? बंबई के गवर्नर जनरल को और मद्रास के गवर्नर जनरल को। तो ये है डिसेंट्रलाइजेशन को खत्म करना और धीरे धीरे सेंट्रलाइजेशन की दिशा में अग्रसर होना। ठीक है। अब क्या हुआ कि मान लीजिए कि एक व्यक्ति जिम्मेदार हो गया, बंगाल का गवर्नर, इसके पास शक्ति आ गई। अब शक्ति जब आ गई तो इन्हें संभालना भी पड़ेगा।
क्योंकि संभालना कैसे है, वही नियम से, कानून से। क्योंकि बिना लॉ, नियम के, कानून के हम कुछ नहीं कर सकते। नियम कानून का होना अति आवश्यक है। तो इस नियम कानून को मेंटेन रखने के लिए, बनाए रखने के लिए इसने एक और व्यवस्था की। वो क्या थी, इसको डी में देखेंगे। तो सी भी खत्म हो गया दोस्तों। सी में हम सबको ये जानना है कि केंद्रीकरण की शुरुआत ये हो जाता है यहाँ पे, केंद्रीयकरण की शुरुआत। ठीक है, इसको आप समझ गए। देखिए, हम ऐसे विद्यार्थी के लिए ही क्लास कर रहे हैं जो कि वो समझे। और यहाँ तो एक तरफा संवाद हो रहा है। तो हम ऑफलाइन जब पढ़ाते हैं तो बच्चे से क्वेश्चन भी आता है, तो वहां से समाधान किया जा सकता है। एक तरफी संवाद में क्या होता है ना कि हम तो बात नहीं कर सकते, अपनी अपना जो व्यू है, अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वही दे सकते हैं। बस ये है। इसमें केंद्रीकरण की शुरुआत आप इसको क्लियर कर देते हैं और हम इसको मिटाते हैं दोस्तों थोड़ा सा, फिर सारे क्लियर हो जाएगा। देखिए, अब देखिए, जब भी आने वाला चुनाव है लोकसभा का, विधानसभा का भी चुनाव है हमारे झारखंड में, तो एक होता है लोकसभा। ठीक है, ये पूरे भारत पर शासन करता है, पूरे भारत पर भारतीय भूभाग पर शासन करते हैं। इसके नीचे होता है राज्य, विधानमंडल। ये राज्य के अंतर्गत शासन करता है, ये तो सामान्य सी बात है, हर कोई जानता है। और एक सबसे नीचे होता है स्थानीय शासन, स्थानीय, इसको स्वशासन कहिए। ठीक है, स्थानीय स्वशासन, लोकल गवर्नेंस। इसके दो हिस्से होते हैं, एक पंचायत होता है, नगर पालिका होता है। पंचायत, नगर पालिका। अब ये सोचिए दोस्तों कि भारतीय भूभाग में अगर ये दोनों न रहे, सिर्फ लोकसभा ही और इसकी जो सहायक संस्थाएं हैं राज्यसभा, वो दोनों ही मिल करके शासन चलाए, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? तब तो हम लोग सवाल कर सकते थे ना कि यार राज्य विधानमंडल नहीं है, लोकल गवर्नेंस नहीं है, तो ऐसे में तो कुछ मुट्ठी भर लोग शासन चला सकता है? नहीं। लोकसभा में जितने भी लोग हैं, 545 के आसपास जो लोग हैं, वो शासन चला सकता है पूरे देश की भारतीय भूभाग में। अभी 145 करोड़ की आबादी है भारत में, उनकी समस्याओं को वो 545 लोग हल कर सकता है? नहीं कर सकते। इसलिए हम क्या करते हैं कि शासन को फैलाते हैं। तो एक भारत से 28 राज्य में आ गया है ना, और 28 राज्य से स्थानीय स्वशासन जो कि संख्या में बहुत ज्यादा है, उन तक आ गया। इसका मतलब 1 से 28 गया और 1 से असंख्य स्थानीय शासन, असंख्य पंचायत, नगर पालिका, है ना, वो है। तो 1 से बढ़ गया, कितनी बढ़ रहा है? जो ये बढ़ रहा है, इस बढ़ने की प्रवृत्ति को हम लोग क्या बोलते हैं? विकेंद्रीकृत। लेकिन अगर ये छोटा हो जाए, ये भी खत्म हो जाए, ये भी खत्म हो जाए, सिर्फ ये बचे, तो हम लोग बोलेंगे कि देखिए धीरे धीरे करते 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 कहाँ आया? केंद्र तक आ गया, मतलब दिल्ली चला गया मामला। अभी तो हम सबके गांव घर तक की प्रशासन में हम सबका हाथ है, और जब मामला दिल्ली चल जाएगा, मतलब सेंट्रलाइजेशन हो जाएगा, केंद्रीकरण हो जाएगा, तो हमारी हमारी हाथ भी नहीं रहेगी। इसलिए कहता है कि सुशासन उसे कहते हैं जहां पर विकेंद्रीकृत व्यवस्था हो। तो ये रहा 73 की एक्ट में क्या हुआ कि विकेंद्रीकरण को कम करके केंद्रीकरण की ओर अग्रसर हुआ। ठीक है, अब आइए अब आते हैं डी पर। देखिए दोस्तों, जब भी कोई प्रशासन चलाता है तो उसको सहयोग करने के लिए कोई ना कोई मशीनरी होनी चाहिए, कोई ना कोई संस्थाएं होनी चाहिए। क्या संस्थाएं होनी चाहिए? देखिए, जैसे गवर्नर जनरल बंगाल का, गवर्नर जनरल, इसके अधीन हो गया मद्रास के गवर्नर जनरल और बम्बई के गवर्नर जनरल।
अब ये बताइए कि जब एक व्यक्ति के हाथ में इतनी बड़ी भूभाग आ जाता है तो एक व्यक्ति का निर्णय, एक व्यक्ति के पास टाइम, एक व्यक्ति के पास सब कुछ मुश्किल है। इसलिए इसको हेल्प करने के लिए, सहयोग करने के लिए एक संस्था बनाई गई, उसका नाम है कलकत्ता काउंसिल। कलकत्ता काउंसिल, ठीक है। और कलकत्ता काउंसिल में 4 व्यक्ति रखे गए, 4 लोग को रखा गया, 4 व्यक्ति। और इन चारों व्यक्ति को ये अधिकार दिया गया, 4 व्यक्ति के समूह को कलकत्ता काउंसिल कहा गया, ठीक है। 4 व्यक्ति को नियम बनाने का अधिकार दिया गया, नियम, कानून बनाने का अधिकार दिया गया। और बीच में कौन है? एक बंगाल का गवर्नर जनरल, ठीक है। अब ये 4 और ये व्यक्ति 5 जोड़ दे, कितना हो जाएगा? 5। ये 5 व्यक्ति क्या करेगा? तय करेगा, डिसीजन करेगा कि किस तरह से हमें देश की प्रशासनिक व्यवस्था को संचालित करना है। कलकत्ता काउंसिल में 4 व्यक्ति जो हैं और एक गवर्नर जनरल, ये दो मतलब दोनों संस्थाएं मिलकर के, गवर्नर जनरल और वो 4 व्यक्ति, तो कुल कितने व्यक्ति? 5 व्यक्ति। 5 व्यक्ति मिलकर के मेजोरिटी के साथ ये तय करेगा कि कौन सा नियम, कौन सा कानून चलने वाला है, कौन सा कानून चलेगा। तो इसमें वोटिंग सिस्टम भी होता था। 4 व्यक्ति में से इससे करिए ना कि एक व्यक्ति जो गवर्नर जनरल है वो बीच में है, 4 का 2 हिस्सा कर दीजिए, एक तो हिस्सा यहाँ, एक हिस्सा यहाँ। अब मान लीजिए कि किसी भी एक्ट में, किसी नियम में इस व्यक्ति ने सहमति दी, इसने कहा कि नहीं वो नहीं चलेगा, तो ये अगर इसके पक्ष में हो जाए, मतलब गवर्नर जनरल जो नकार दिया उसके पक्ष में हो जाए, तो कानून तो वही रद्द हो जाएगी। और गवर्नर जनरल चाहे कि नहीं, जो बढ़ रहा है कि ये बातें, ये कानून ये चलने वाली है, और इसके पक्ष में आ जाए तो ये फुट हो जाएगा, संपन्न हो जाएगा, एक्ट बन जाएगा। इस एक्ट के बनने या न बनने के पीछे इसकी ये फॉर्मूला काम कर रहा है। तो 4 + 1 5, 5 व्यक्ति के द्वारा बनाए गए कानून भारतीय भूभाग में, मतलब वहां पर जहां ब्रिटिशों का पकड़ था, ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र था, जैसे कि बंगाल, मद्रास या बम्बई, वहां पर इन अधिनियम को अप्लाई किया जाता था, लागू किया जाता था। तो ये D नंबर है। अच्छा, एक बात और समझना है दोस्तों कि मान लीजिए कि ये इम्प्लीमेंट करने की मामला आ गया। अच्छा, इनका ना काम था नियम कानून बनाना, इसको हम लोग ये भी कह सकते हैं, इस अर्थ में कह सकते हैं कि इनका काम है विधायन, ठीक है। और इन्हीं का काम है कार्यपालिका का, मतलब कार्य को अंजाम देने का। यानी कार्यकारी शक्ति इनको दिया गया, विधायन शक्ति और कार्यकारी शक्ति इनको दिया गया। अब ये सोचिए दोस्तों, बड़ा अजीब टाइप की बात है कि एक संस्था है जो नियम बनाता है और वही नियम को लागू करता है। जैसे अभी के दौर में देखिए, हमारे जो लोकतंत्र के 3 स्तंभ तो है ही, चौथा स्तंभ मीडिया भी है। 3 स्तंभ की बात करते हैं, न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका। विधायिका जो नियम बनाता है, कार्यपालिका उसे लागू करता है। न्यायपालिका देखता है कि विधायिका ने जो नियम बनाया वो सही है कि गलत है। क्योंकि अगर सही और गलत का निर्णय करने वाला कोई संस्था ना हो तो विधायिका अपने हिसाब से बनाएगा कानून और उसे लागू कर देगा। अगर वो ये कहे कि नहीं, रेहड़ी पटरी में सोने वाले जो लोग हैं उनको तुरंत हटाया जाए, न्याय संगत है, तो वो हटा दे। तो ऐसे में क्या होता है कि जुडिशियल संस्थाएं होनी चाहिए ताकि वो देखे कि जो भी नियम या कानून बनाया गया या फिर जो लागू किया जा रहा है, जो प्रयोग में लाया जा रहा है, वो सही भी है, गलत है। सही है तो ये लागू किया जा सकता है, गलत है तो नहीं। इसलिए क्या हुआ कि इसी एक्ट के अधीन एक 5वां, मतलब ई आता है, इसको ई कहेंगे, ठीक है। इस ई में कहा गया कि एक सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया, एक कलकत्ता उच्च न्यायालय का गठन किया गया। और कलकत्ता उच्च न्यायालय को शक्तियां दी गई। ये गठन 1774 में हुआ था। इनको शक्तियां दी गई, पावर दिया गया
कि जब भी विधायिका अपने हिसाब से लॉ बनाए तो उस हिसाब को आप देख सकते हैं, आप रिव्यू कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं कि सही है या गलत। यदि सही है तो ही आप उन्हें लागू करने की देंगे इजाजत, नहीं है तो नहीं देंगे इजाजत। और आप जानते हैं कि कलकत्ता उच्च न्यायालय जो उच्चतम कलकत्ता उच्चतम न्यायालय जो है, इस कलकत्ता उच्चतम न्यायालय का जो 3 न्यायाधीश थे वो अन्य न्यायाधीश में आता है, और एक जो न्यायाधीश थे उनका नाम था एलिजा इम्पी। ठीक है, इसको इम्पी कहें, एलिजा इम्पी। इसके साथ 3 अन्य न्यायाधीश थे। तो आप देखते हैं कि विधायन की शक्ति उन कलकत्ता काउंसिल को दिया गया, कार्यपालिका की शक्ति कलकत्ता काउंसिल को दिया गया, लेकिन जब विधायन और कार्यपालिका के मामले को देखरेख करना है तो कलकत्ता उच्चतम न्यायालय भी बनाया गया और इनको दिया गया जिम्मा कि आप देखें, काम को देखें कि कोई भी संस्थाएं किस तरह से नियम और कानून को बनाता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, ये तो ई हो गया। अब ई में क्या जानना है कि ये कलकत्ता उच्चतम न्यायालय की स्थापना किया गया कब, 1774 में। ठीक है, आगे देखिए, एफ में आते हैं। यहां पे जानना है कि न्यायालय में व्यवस्था कैसी थी। ठीक है, इसमें व्यवस्था कैसी थी, कैसी व्यवस्था थी। तो न्यायालय को 2 हिस्से करते हैं न्याय की व्यवस्था में। एक था हिंदू कानून, ये किनके लिए था, जो हिंदू थे, जो हिंदू लोग थे, हिंदू वर्ग के लिए। और एक था मुस्लिम कानून, मुस्लिम कानून। तो स्वाभाविक है ये किसके लिए होगा, मुसलमानों के लिए। ठीक है, मुसलमानों की। अच्छा, हिंदू कानून जो है उस समय के हमारे जो संहिता है या धार्मिक ग्रंथ है उसके हिसाब से दे रहा था, और मुसलमानों के लिए जो लॉ था, कानून था, उसकी जो धार्मिक ग्रंथ है उसके हिसाब से मुसलमानों को दंड और न्याय देने की व्यवस्था किया था। ठीक है, तो ये एफ हो गया। अब एफ में आइए, इसके बाद आते हैं अंत में एक और चीज किया गया, वो है उपहार और निजी व्यापार करने में प्रतिबंध। ये जी आते हैं। 1773 की एक्ट में एक और चीज जोड़ा गया, वो है उपहार और निजी व्यापार या रिश्वत लेना। ठीक है, रिश्वत लेना, इन पर प्रतिबंध किया गया, इनको लगाम कस दिया गया कि कोई भी व्यक्ति जो कंपनी के कार्यकर्ता है, कंपनी के कर्मचारी हैं, उनको रिश्वत या उपहार इस सब लेने की कोई अधिकार नहीं है। और यदि रिश्वत और उपहार लेते हैं तो न्यायालय उन्हें दंड करेंगे, और वो दंड, और न्यायालय की बात में जो अवमानना करेगा उसे भी दंड करेंगे। तो इसने एक तरह से करप्शन, जो जैसे बताया कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट का मेन वजह करप्शन ही था, तो करप्शन को खत्म करने के लिए ये मेन चीज किया गया। ओके दोस्तों, तो ये था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। इसके बाद फिर अन्य जो अधिनियम आएगा उसकी भी वीडियो बनाएंगे। थैंक यू दोस्तों।